हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज दिन में 1 बजे लाइव चलता है। तो रोज दिन में 1 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिवीजन कराएंगे जो पिछली कक्षाओं में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है दृष्टि पटल, सी ऑप्शन है श्वेत पटल, डी ऑप्शन है रक्त पटल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो आंख के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल पे बनता है, जिसे हम लोग रेटिना भी कहते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न की क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। इसमें से आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है हरा, बी ऑप्शन है लाल, सी ऑप्शन है नीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो हरा होता है और इसी क्लोरोफिल के कारण जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं वो हरा दिखाई देती हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो Mg पाया जाता है। Mg का मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न की ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। ए ऑप्शन है औरक्त विकिरण से, बी ऑप्शन है तापीय विकिरण से, सी ऑप्शन है पैराबैंगनी विकिरण से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, पैराबैंगनी विकिरण से ये क्या करता है? हमें रक्षा प्रदान करता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो ओजोन परत होता है वो पैराबैंगनी किरणों को या विकिरण को क्या करता है? छानने का कार्य करता है। और ओजोन परत का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3। ये ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सूर्य, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है लकड़ी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न के हीरा और ग्रेफाइट है। ए ऑप्शन है समअवयवी, बी ऑप्शन है समास्थानिक, सी ऑप्शन है धातु है, डी ऑप्शन है कार्बन के अपरूप है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो कार्बन होता है वो अधातु होता है और यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट ये भी क्या होता है? यहाँ पे अधातु होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न की भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। ए ऑप्शन है 10 HZ, बी ऑप्शन है 50 HZ, सी ऑप्शन है 60 HZ, डी ऑप्शन है 100 HZ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है कितनी है? तो 50 HZ होती है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो HZ होता है। HZ को क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न की लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। ए ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, बी ऑप्शन है परिवर्तित नहीं होता है, सी ऑप्शन है बहुत अधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है परिवर्तित होते रहता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। जो जाइलम होता है वो पादप में किसके लिए उत्तरदायी होता है? ए ऑप्शन है जल के परिवहन के लिए, बी ऑप्शन है भोजन का परिवहन के लिए, सी ऑप्शन है अमीनो अम्ल के परिवहन के लिए, डी ऑप्शन है ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी जल परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्लोएम होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील है? इसमें से आपको बताना है कि वो कौन सा फास्फोरस है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ए ऑप्शन है लाल फास्फोरस, बी ऑप्शन है पीला फास्फोरस जिसे हम लोग श्वेत फास्फोरस भी बोलते हैं, सी ऑप्शन है बैगनी फास्फोरस, डी ऑप्शन है हरा फास्फोरस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा फास्फोरस अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो जो पीला यानी जो श्वेत फास्फोरस होता है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फास्फोरस होता है इसको कहां पे रखा जाता है? तो पानी में डुबा के रखा जाता है, तो इसे भी आपको यहां पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। ए ऑप्शन है संक्षारण, बी ऑप्शन है गैल्वेनीकरण, सी ऑप्शन है पानी चढ़ाना, डी ऑप्शन है विद्युत अपघटन। तो यहां पे आपको बताना है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इसमें से आपको बताना है कि कौन एक उभयलिंगी जंतु है। ए ऑप्शन है केंचुआ, बी ऑप्शन है कुत्ता, सी ऑप्शन है बकरी, डी ऑप्शन है शेर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो इसमें से उभयलिंगी जंतु कौन है? तो केंचुआ है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो आकाश हमें नीला दिखाई देता है ये किसके कारण से दिखाई देता है। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्णविक्षेपण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग होने का क्या कारण है। तो ये नीला रंग होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही जो आकाश होता है उसका रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है। ए ऑप्शन है सोचने के लिए, बी ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, सी ऑप्शन है शरीर का संतुलन बनाने में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो किसके लिए उत्तरदायी है? तो सोचने के लिए भी है, हृदय स्पंदन के लिए भी है, शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी ये सहायक होता है, यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न के रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लसिका, बी ऑप्शन है प्लाज्मा, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स, डी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है। तो जो प्लेटलेट्स होता है ये क्या करता है? रक्तस्राव को रोकता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। ए ऑप्शन है कांच में, बी ऑप्शन है पानी में, सी ऑप्शन है हवा में, डी ऑप्शन है निर्वात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक यानी सबसे अधिक प्रकाश का वेग कहाँ पे होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की कार्बन क्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन क्या है? एक यहाँ पे अधातु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो कार्बन है वो क्या है? अधातु है। और कार्बन के अपरूप कौन कौन होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17
17 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु है, इसमें से आपको बताना है कि सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन है। ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है टीन, डी ऑप्शन है पीतल। तो आघातवर्ध किसे कहते हैं, तो जिसे पीट पीट कर पतले चादर में परिवर्तित कर दिया जाए उसे हम लोग आघातवर्ध कहते हैं। और सबसे यहाँ पे सर्वाधिक यानी सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा होता है, तो सोना होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सोना को पीट पीट कर पतले चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, इसे ही आघातवर्ध कहते हैं। और जो सोना होता है वो बहुत ही सर्वाधिक आघातवर्ध होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं। ए ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि को, बी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि को, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए पैराथायराइड ग्रंथि को, डी ऑप्शन है तंत्रिका ग्रंथि को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं, जिसे हम लोग पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए मछलियां किससे श्वसन करती हैं। ए ऑप्शन है फेफड़े से, बी ऑप्शन है ट्रेकिया से, सी ऑप्शन है कोशिका झिल्ली से, डी ऑप्शन है गिल्स से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो मछलियां होती हैं वो किससे श्वसन करती हैं, तो गिल्स यानी गलफड़े से करती हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि ताजे दूध का पीएच मान होता है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि लेंस की क्षमता का, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र है। इसमें से आपको बताना है कि लेंस की क्षमता अगर आपको निकालना है तो किस यहाँ पे फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए P बराबर F, बी ऑप्शन है P बराबर 1/F, सी ऑप्शन है यहाँ पे F बराबर 1/P, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र कौन सा होता है, तो P बराबर 1/F होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न की अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे रॉबर्ट डार्विन को, बी ऑप्शन है यूरे को, सी ऑप्शन है ग्रेगर जॉन मेंडल को, डी ऑप्शन है न्यूटन को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न की किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, सी ऑप्शन है चालक तार की पदार्थ पर, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी चालक तार का यानी किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, चालक तार के पदार्थ पर भी निर्भर करता है। यानी इनमें से सभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न की वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। ए ऑप्शन है सीधा, बी ऑप्शन है उल्टा, सी ऑप्शन है तिरछा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी तरह के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 18। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। तो आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, 18 वर्ग हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न की सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर।
27 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्रों की संख्या होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्रों की संख्या होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 46 जोड़े, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए 23 जोड़े, यहाँ पे सी ऑप्शन है 20 जोड़े, डी ऑप्शन है 21 जोड़े। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने यहाँ पे जोड़े होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए, जोड़े। एक सेकंड, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए संख्या यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्यों में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या में पूछता है कि मनुष्यों में कितने गुणसूत्र होते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है वसा, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी ऑप्शन है ग्लूकोज, डी ऑप्शन है प्रकाश। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। ए ऑप्शन है मीथेन गैस, बी ऑप्शन है एथेन गैस, सी ऑप्शन है ब्यूटेन गैस, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन गैस होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर पे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक कौन थे। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन है यहाँ पे डोब्रेनर, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अष्टक नियम के प्रतिपादन कौन थे। तो अष्टक नियम किसने दिया था, तो न्यूलैंड्स ने दिया था। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो अभी इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। अगर आपको यहाँ पे 30 के 30 याद है तो ये आपका यहाँ पे रिवीजन हो गया। और आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। और होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस होमवर्क प्रश्न का जवाब आप हमें कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हेमेटाइट किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है कॉपर का, सी ऑप्शन है निकेल का, डी ऑप्शन है पारा का। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।